हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से स्वागत है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो मेरे चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं। आप यूट्यूब पे कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर सर्च कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा रेड बटन होता है, उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैंने 4 यूनिट प्लानिंग तक बना दी है। ये 5वीं यूनिट है। थोड़ा बड़ा होने की वजह से मैंने इसे 2 यूनिट में बांट दिया है। ऑर्गेनाइजिंग यूनिट फर्स्ट और ऑर्गेनाइजिंग यूनिट सेकंड, संगठन फर्स्ट और संगठन सेकंड, 2 यूनिट में बांट दिया है। अब बिना समय ख़राब किए हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। संगठन का अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? हमने सबसे पहले पढ़ा प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का सबसे पहला कार्य नियोजन प्लानिंग होता है। उसके बाद जो दूसरा कार्य है वो संगठन आता है। कोई भी इंसान सारा का सारा काम खुद नहीं कर सकता, उसको मैन पावर की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हम 4th क्लास, सुपरवाइज़र, फोरमैन, मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, जितने भी लोग हैं सभी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और इन सबको एक जगह इकट्ठा करने को ही हम संगठन कहते हैं। और इनका उद्देश्य मेन वही है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है। तो संगठन प्रबंध के कार्य से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें मानवीय प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करके तथा संसाधनों को जोड़कर दोनों को एकत्रित करने में लागू किया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये संगठन का मतलब है। दिस वन संगठन वह प्रक्रिया जो योजनाओं को, कार्य को स्पष्टीकरण, कार्यशैली, संबंध आदि सभी को प्रभावपूर्ण ढंग से काम पर लगाकर लागू करता है ताकि हम संगठन के उद्देश्य प्राप्त कर सकें। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो नीचे टॉपिक आया हुआ है। संगठन प्रबंध के कार्य के रूप में एक संगठनात्मक ढांचा तैयार होता है। इसमें अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। उपक्रम के कार्य को परिभाषित करता है, विभिन्न मनुष्य के बीच एडजस्टमेंट करता है, कोऑपरेशन करता है और अधिकारों कर्तव्यों का ज्ञात करता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी संगठन प्रक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि टोटल 10 प्रोसेस प्रक्रियाएं आपके सिलेबस में हैं, जिसमें से 3 नियोजन प्लानिंग, सेकंड नियंत्रण कंट्रोलिंग और तीसरा कर्मचारी चयन सिलेक्शन। ये 3 प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से रट लीजिए और इनके स्टेप चेंज ना कीजिए। और ये 4 या 5 नंबर में आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिलेंगी। टोटल मिला के 10 हैं, जिसमें से ये 4th वन कह सकते हो आप, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी प्रोसेस मान लो आपकी कम से कम 10 मार्क्स की आएगी। अब किसी भी तरह इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं। पहला है कार्य की पहचान और विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क और आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, ये रहा फर्स्ट, हम इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं कि जितनी भी प्लानिंग है हमारी, जो भी हमारी प्लानिंग है उद्देश्यों को लेकर, सबसे पहले काम को एक साथ ना करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हर किसी इंसान को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम को बांट दिया जाता है। जैसे कि सफाई करने का काम एक 4th क्लास कर्मचारी ही करेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान MBA, BBA, मैनेजर, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम ये नहीं करेंगे। और जो ऑफिस का वर्क है वो चपरासी नहीं कर पाएगा। जितने भी हैं CA प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजर्स हैं, इनके काम ये खुद ही कर पाएंगे। तो इसलिए जिसको जो उसकी क्षमता और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो काम है, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग काम जो है बंटना चाहिए। इसको हम पहला कहते हैं। दूसरा है विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब है कि कोई भी काम एक साथ सब पे नहीं डालो, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो उसके छोटे छोटे, और तब उनमें काम बांटो ताकि वो अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्व सही ढंग से निर्धारित हो सके और हम सब काम को अच्छे से बांटा जा सके। नंबर 3 है कर्तव्य का निर्धारण। ये सेकंड हो गया। नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, कर्तव्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीज़। कर्तव्य का निर्धारण का मतलब है कि हर विभाग, जब हमने अलग अलग विभाग बना दिए काम को करने के लिए, उसके कर्मचारी जो योग्यता अनुसार हम काम को बांटा जाता है। जब हम काम सौंप देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को वही काम सौंपा जाना चाहिए जिसके लिए वह उचित हो। इसका मतलब उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार काम को दिया जाना चाहिए। नंबर 4 है रिपोर्टिंग संबंध स्थापना। 3 हो गया। नंबर 4 रिपोर्टिंग संबंध स्थापना, इसे बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि क्लियर कट संगठन में ये बता दिया जाना चाहिए कि जो बॉस कौन है और उसका सबॉर्डिनेट कौन है, मतलब कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, कौन मालिक है, कौन उसका नौकर है, कौन बॉस है, कौन उसका जूनियर है, ताकि जो जूनियर है वो रिपोर्टें अपने मालिक को सही समय पर दे सके।
आइए अब इसके महत्व के बारे में हम पढ़ते हैं। संगठन का महत्व। पहला, विशिष्टीकरण का लाभ। जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम ढंग से अकॉर्डिंगली बांट दिए और अच्छे से बांट दिए तो हर बंदा अपने काम को ढंग से करता है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, धीरे धीरे विशिष्टीकरण के लाभ मिलने लग जाते हैं। इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन के लाभ। पहले वाला जो पॉइंट है। दूसरा है कार्य और संबंधों में स्पष्टता। इसका मतलब जब पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि बॉस कौन है, जूनियर कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके काम को जिम्मेवार होगा, तो इससे जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड स्थापित होते हैं उससे कार्य संबंधों में स्पष्टता क्लियर हो जाती है और इसे काम आसानी से बांटा जा सकता है और उसकी रिपोर्टिंग आसानी से की जा सकती है। और नंबर थर्ड, एक ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप कहीं भी लिख सकते हैं, मोस्टली किसी भी विशेषता में। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग का मतलब है कार्यों और संबंधों में स्पष्टता। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सेकंड वन। थर्ड चलते हैं, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग। ये भी मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप किसी भी विशेषता में लिख सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संस्था जो भी अपना काम कर रही है वो क्या कर सकती है। आप इसको लिख सकते हैं कि जब सारे काम ढंग से बांट दिए गए, बॉस को उसके लेवल का, जूनियर को उसके लेवल का काम दे दिया गया, तो आपके रिसोर्सेज का बहुत बढ़िया यूज़ होता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप ये किसी में भी लिख सकते हैं। इससे आपका प्रशासन इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावी प्रशासन। जब हर कोई बॉस कौन है और जूनियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, ये सब चीज़ें अच्छे से डिसाइड हो जाती हैं, अधिकार अच्छे से बढ़ जाते हैं, तो आपको हर किसी इंसान को पता लग जाता है कि मेरा काम क्या है, बॉस को तो मेरा काम क्या है। तो विभिन्न क्रियाओं प्राप्त अधिकारियों का स्पष्ट उल्लेख करती है। इससे आपका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर का कार्य बहुत आसान हो जाएगा, उसे कंट्रोलिंग करने में बहुत आसानी होगी। परिवर्तन को अपनाना। परिवर्तन को अपनाने का मतलब है एक बिजनेस में समय समय पर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम ढंग से बटा रखा है, अपनी संरचना लोचर बना रखी है, बाह्य वातावरण में अगर चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि आजकल कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेस को भी अपने बिजनेस में चेंज करना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी फ़ायदे में रहती हैं और इसका ये रिजल्ट होता है कि आपका बिजनेस परिवर्तनों को अपना सकता है एक्सेप्ट टू दी चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। कर्मचारियों का विकास। जब सब काम ठीक होंगे, सही समय पर किए जाएंगे, सही बॉस होगा, सही जूनियर्स होगा, रिपोर्टिंग सही होगी, तो कर्मचारी जो है हम मन लगा के काम करेंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा और संगठन का भी डेवलपमेंट होगा। और इसका ये महत्व है, मेरिट्स भी कह सकते हैं आप। विस्तार तथा विकास। संगठन कार्य व्यावसायिक उपक्रमों का अपना आकार बढ़ाने, भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाने, मतलब आपके बिजनेस की ग्रोथ होएगी। हर बिजनेस चाहता है ग्राहक बढ़े, सेल्स बढ़े, हमारा काम बढ़े, नाम बढ़े और हम बहुत ग्रोथ करें। तो अगर संगठन में सब काम ठीक है, ढांचा अच्छा से बना रखा है आपने, तो सब काम होता चला जाएगा। अब ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 नंबर में आता है। इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? संगठन ढांचा। किसी भी संगठन के अंतर्गत एक काम करने का मेथड, एक काम करने का स्ट्रक्चर, इसको हम संगठन ढांचा कहते हैं। इसमें अनेक पद स्थापित किए जाते हैं और सभी पदों पर कार्य करने के लिए लोगों के संबंधों को स्पष्ट कर दिया जाता है। और ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क होता है आउटलाइन। ये किसी भी बिजनेस की, संगठन की आउटलाइन है जो ये बताती है कि क्या क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होंगी और किस तरह से इसमें काम होएगा। ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम सीधा इसके दोनों पार्ट्स पे चलते हैं। ये है पहला तो है इसका, ये फर्स्ट वन है क्रियात्मक ढांचा। इसे बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये पढ़ेंगे हम। पहले वन, फर्स्ट वन, क्रियात्मक ढांचा क्या होता है? क्रियात्मक संगठन ढांचा पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं जैसे उत्पादन, विपणन, खोज, विकास, वित्त आदि के आधार पर विभक्त करने के लिए हम इसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक मोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ही प्रोडक्ट में डील करती है, एक ही उत्पाद बनाती है, तो लेकिन उसके अंदर उन्हें बहुत सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं। प्रोडक्शन अलग है, ये रहा, मार्केटिंग अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग है, डेवलपमेंट अलग है और फाइनेंस अलग है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक ही वस्तु में डील करते हैं वो, और लेकिन डिपार्टमेंट 5 बना रखे हैं। तो एक काम करने के आधार पर हमने एक ढांचा बना रखा है, इसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, क्रियात्मक संगठन ढांचा। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? जैसे लिखा है प्रबंध संचालक, देखिए ये रहा, इसमें ह्यूमन रिसोर्स, विपणन, खोज एवं प्रकार, क्रय, इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं। अब इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी कहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है? जहाँ व्यवसाय इकाई का आकार बड़ा हो, ठीक है, बिजनेस काफ़ी बड़ा हो,
जहाँ विशिष्टीकरण आवश्यक है, विशिष्टीकरण मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। और तीसरा जहाँ मुख्य रूप से एक ही उत्पाद, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ना, ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप, ये दिस वन। इसका मतलब है एक ही प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, वहाँ फंक्शनल फॉर्मेनशिप लगती है, क्रियात्मक ढांचा लगता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके लाभ और हानियाँ अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, बहुत वो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पहला विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन, जब कार्यों को कार्य के आधार पर समूह में रखा जाता है तो सभी कार्य केवल एक ही प्रकार के होते हैं और इस प्रकार अच्छा और समय से अधिक और अच्छा काम किया जा सकता है। इसे स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण के लाभ आपको मिलने लग जाते हैं। जब आप किसी भी काम को कंटिन्यूसली करते रहेंगे, उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, उस काम को कम समय में कम लागत में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं, इससे संगठन को बहुत बेनिफिट होता है। सेकेंड है समन्वय की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक विभाग में काम आने वाली सभी व्यक्ति अपनी अपनी जॉब के विशेषज्ञ हो जाते हैं, इससे कोऑर्डिनेशन करने में आसानी रहती है। प्रबंध की कुशलता में वृद्धि, आपका जो मैनेजर है उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जब सारा काम ठीक ठाक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बार बार किया जा रहा है तो उससे एफिशिएंसी भी उसकी बढ़ने लग जाएगी। और प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, फोर्थ वन, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो डबल नहीं होंगे, रिपीटेशन नहीं होगा उसका, क्योंकि पहले से डिसाइड है कौन एम्प्लॉय क्या काम करेगा, बॉस क्या काम करेगा। अब इसकी हानियाँ पढ़ते हैं। पहला है संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। इसमें हो सकता है कि अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं तो सब विभाग अपने ही उद्देश्यों को ज़्यादा महत्व देंगे। प्रोडक्शन वाला सोचेगा मेरा काम बढ़िया हो, फाइनेंस वाला सोचेगा मेरा काम बढ़िया हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हो सकता है उन पर ध्यान ना दे, तो इसका थोड़ा फर्क पड़ सकता है, ये हानि है इसकी। अंतर विभागीय समन्वय में अवहेलना, जो सारे विभाग हैं हो सकता है एक, हम तो कहने कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, अभी लाभ में बता रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प ना करके अपने अपने डिपार्टमेंट में ध्यान देंगे। प्रोडक्शन वाला कहेगा मेरा काम बढ़िया हो, मेरा बॉस मेरा काम फिट रखेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, ऐसे ही सेल्स वाला सोच रहा है, ऐसे ही फाइनेंस वाला, ऐसे ही पर्सनल वाला, तो सब अपने विभाग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप में कोऑर्डिनेशन कई बार नहीं अच्छा हो पाता। हमने कह तो दिया कि संपूर्ण विकास हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इसमें इतनी आसानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रहता है कि हर विभाग अपने बारे में सोचता है। आप सेकंड पढ़ रहे हैं हम, ये वाला दिस वन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर में आता है। इसको डिविजनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, विभागीय संगठन ढांचा पढ़ रहे हैं हम ये। अब यहाँ पर आपको मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुने आप, जब एक संस्था जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो एक से ज़्यादा में डील करती है, मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट, तो आप ध्यान रखना वहां पर ये डिविजनल स्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक कंपनी है, वो कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है, वो वस्त्र में भी डील कर रही है, वो मेडिसिन में भी डील कर रही है और वो साबुन में भी डील कर रही है, चारों प्रोडक्ट बना के बेच रही है, चेन और प्रोडक्ट जो है अलग अलग हैं। तो वहाँ वो क्या करेगी, 4 डिपार्टमेंट तो अलग बनेंगे इनके, ये नंबर 1 सौंदर्य वाला कॉस्मेटिक्स, नंबर 2 वस्त्र वाला, नंबर 3 दवाइयों वाला और नंबर 4 ये बनेगा साबुन का। तो इन चारों प्रोडक्ट अलग अलग हैं। कंपनी इसमें अपनी चैन ऑफ प्रोडक्शन जो है, लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ाती जा रही है, वस्तुएं बढ़ाती जा रही है। ऊपर जो था फंक्शनल, उसमें एक ही प्रोडक्ट था, फंक्शनल फॉर्मेट उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है, जबकि डिविजनल में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो उसमें अगर कंपनी डील कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है, डिपार्टमेंट इन सब में भी होंगे, आप ध्यान से देखिए, इसमें भी क्रय डिपार्टमेंट है, इसमें भी प्रोडक्शन है, इसमें भी मार्केटिंग है और वित्त अगले पेज पे मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी क्रम, इसमें उत्पादन, इसमें विपणन, अगले पे वित्त, फिर क्रय, ठीक है, क्रय लिखा है, ये एक्चुअली क्रम नहीं है, और उत्पादन, फिर मार्केटिंग, ऐसे ही नेक्स्ट वन में। तो आपको सारे डिपार्टमेंट सेम है, सब में 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अलग है। यस, यही इसका इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है कि जब एक प्रोडक्ट में डील किया जाता है उसे हम क्रियात्मक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा में डील किया जाता है उसे डिविजनल कहते हैं। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आइए अब आगे की ओर चलते हैं। अब है उपयुक्तता, ये कहां पर उपयुक्त रहता है। देखिए इसकी उपयोगिता नहीं है, उपयोगिता है, यूटिलिटी, कौन सी कंपनी इस तरह को, कौन कंपनियां इसे यूज करेंगी। जहां व्यवसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, ये पहले भी आया था, खैर सेम है। जहां विशिष्टीकरण आवश्यक है,
देखिए ये रहा, उपयुक्तता कहाँ उपयुक्त रहता है। यह ढांचा उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जहां पर विविध प्रकार के उत्पादों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको। विविध प्रकार माने मोर देन वन प्रोडक्ट, बहुत सारे हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, माना होंडा कंपनी है, वो गाड़ी भी बनाती है और वो होंडा कंपनी स्कूटर भी, एक्टिवा भी बनाती है। तो जो गाड़ी वाला सेगमेंट अलग है, स्कूटर वाला सेगमेंट अलग है, वो टू व्हीलर्स में है, वो फोर व्हीलर्स में है। तो ये यहाँ पर कंपनी को डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्थापित करना पड़ेगा। अलग अलग विभाग गाड़ी के लिए भी बनाने पड़ेंगे 5, मान लो प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, R&D है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट। टू व्हीलर जो एक्टिवा कंपनी है होंडा की, उसके लिए भी बनाने पड़ेंगे प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम इसके और उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जो तेजी से विकास कर रहे हैं, जो डेवलपिंग हैं, जो विकास भी तेजी से कर रहे हैं अपना, उनके लिए भी डेवलपमेंट है। वो जो बढ़ा रहे हैं अपने और लाइन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है ये। आइए इसके लाभ को पढ़ते हैं। डिवीजनल अध्यक्षों का विकास, क्योंकि यहाँ डिवीजन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, तो जितने भी उसके अध्यक्ष हैं उन सबका विकास होता है इसमें। डिवीजनल परिणामों को आंका भी जा सकता है। आप देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस किया, नहीं करी है, और उसमें डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होती है। ये ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, रीड कर लेना। आगे है हानियाँ। पहला डिवीजनल अध्यक्षों के साथ संघर्ष होता है। भाई जब अलग अलग डिवीज़न हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो ये कॉमन सेंस है कि फिर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होने के पूरे चांसेस हैं। कार्यों की दोहराई होती है, इसमें डबल हो जाते हैं कई बार काम। उस डिपार्टमेंट ने भी एक अलग कर दिया सेम, दूसरे ने भी अलग कर दिया, पहले अलग अलग ना करते हो सेम रिपीट हो गया तो गड़बड़ हो गई। स्वार्थी प्रवृत्ति, इसमें जो प्रवृत्ति है वो सेल्फिश नेचर की हो जाती है। सेल्फिश नेचर का यहाँ मतलब है कि यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचता है, तो ये थोड़ा सा इसका नुकसान हो जाता है। अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वन हम, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बहुत अच्छे से करें। एक्चुअली ये 2 तरह का पूरी किताब में, एक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक आप पढ़ेंगे अभी आगे आएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी काम रूल से, रेगुलेशन से, ढंग से, एक डिसिप्लिन वे में, एक प्रॉपर चैनल से, एक ढंग और सिस्टमेटिक वे में होता है, उसको फॉर्मल बोला जाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल की एक ड्रेस वो पहन के जाते हैं, स्कूल का एक टाइम है उसमें जाते हैं, स्कूल में जब एंटर करते हैं उसमें एक तरीका है, आपकी क्लास का शुरू होने का एक तरीका है, फिर लंच है, फिर आपकी मैडम जितनी भी आती हैं वो है, आपकी असेंबली होती है, अब नहीं हो रही फिलहाल, जैसे होती थी आपको पता ही है। तो ये सब एक फॉर्मल वे में होता है, तो ये स्कूल भी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुई। ऐसे एक ऑफिस में टाइम जाने का सेट है, कपड़े वहाँ एक हिसाब से पहनने पड़ते हैं, घर में आप जैसे कैजुअल रहते हैं वैसे नहीं रह सकते, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, इसको फॉर्मल कहते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ रहे हैं, औपचारिक संगठन का आशय ऐसे संरचना से है जिसमें संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, ड्यूटी, आपसे रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप सबको डिफाइन कर दिया जाता है, और इससे संगठन क्रियात्मक या वो कुछ भी हो सकता है, या तो जो हम पढ़ रहे थे अभी पीछे 2 तरह से संगठन ढांचा होता है, वो कोई भी हो सकता है। तो ये है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है लक्षण, क्या फीचर्स होते हैं इसके, इसमें परिस्थिति, आपसी संबंध, पहले से ही इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है, इसे उच्च प्रबंध द्वारा वैचारिक रूप से बनाया जाता है। यह नियम और रूल्स और रेगुलेशन पर आधारित होता है, यह कार्य विभाजन पर आधारित होता है, ये जानबूझकर स्थापित किया जाता है, मतलब ये जैसे आपका जो टाइम टेबल है वो पहले से फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। ऐसे ऑफिस में काम करने का एक तरीका है, वो उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। इसमें व्यक्ति का नहीं काम का महत्व होता है, व्यक्ति के इम्पर्सनल है, और ये ज़्यादा टिकाऊ है, मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे इसमें। अब इसके लाभ पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ये रीड कर लेना टॉपिक, ठीक है। इसमें अकाउंटेबिलिटी, जो वर्ड आ रहा है ना अकाउंटेबिलिटी, अभी इससे अगली यूनिट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें अच्छे से बताऊंगा आपको। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इसे निर्धारित करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कर्मचारी के राइट्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिसाइड होते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी करने में आसानी होती है। चलो आ रहा है तो 2 मिनट बता ही देता हूँ। मान लो आपको आपके बॉस ने, आपके पापा ने एक काम दिया कि बेटे आपको पानी का बिल या बिजली का बिल जमा कराना है, और आपको उस काम को करने के लिए उन्होंने एक बाइक दी, या बेटे आप 2000 रुपये का बिल है, आप ऐसे नहीं जाएंगे, बाइक से जाएंगे, तो आपको पहले एक अधिकार मिला, एक जिम्मेवारी मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उसको पूरा करने के लिए आपको राइट्स मिले।
अब आपको क्या करना है, उस काम को खुद करना है। आपने उस काम को खुद ना कर अपने छोटे भाई को कह दिया भाई ये ले 50 रुपये बाइक भी ले जाओ, जाके बिल जमा करा, शाम तक बिल जमा होना चाहिए, और आपने करवा दिया उससे। और शाम को रात को जब आपके फादर आए, उन्होंने रिपोर्टिंग उत्तर देता यही आपसे पूछेंगे, वहाँ आप इसके लिए जिम्मेवार हो कि छोटा भाई नहीं कि बिल जमा हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैटर नहीं करता आपने काम किससे कराया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आपकी ही होगी। ये यहाँ पर ये टॉपिक है। आगे चलते हैं। चलो, कार्यों का दोहराव इसमें नहीं होता और आदेश की एकता का पालन करना संभव। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। आगे चलते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है, संगठन में स्थिरता बनी रहती है, सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं। अब इसके हैं हानियां, डीमेरिट्स, ये भी रीड कर लेना। ठीक है। प्रत्येक कार्य के नियमबद्ध होने के कारण अनावश्यक देरी होती है। जब काम फिक्स हैं तो जब तक बॉस नहीं आएगा, बॉस हाँ नहीं करेगा, बॉस छुट्टी पे चला गया, काम लटक जाएगा, तब तक कोई काम को शुरू नहीं कर सकता। पहल क्षमता में कमी आती है, ये इसके नुकसान है। पहल क्षमता का मतलब है हर काम पहले से ही प्री डिसाइडेड है, इंस्ट्रक्शन प्री डिसाइडेड है कि ऐसे ऐसे काम करना है। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, कोई एम्प्लॉय अपनी राय देना चाहता है, वो नहीं सुनी जाएगी, उससे तो नुकसान ही होता है। तो पहल क्षमता, ये जो इनिशिएटिव है, इससे आपको कम हो जाती है। फिर इसका क्षेत्र सीमित है क्योंकि मानव संबंधी प्रतिभा आदि सबकी उपेक्षा होती है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब दूसरा ये रहा इसका आपका इंपॉर्टेंट वाला आ गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन, जो कि औपचारिक नहीं है, उसका रिवर्स है। अनौपचारिक का मतलब जब मान लो एक संगठन जब ऐसे ही बन गया, जो पहले से कुछ डिसाइड नहीं था, लेकिन अनायास ही सडनली ही वो बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल 4 दोस्त कहीं ट्रेन में जा रहे थे, वो चारों बेशक अलग अलग स्टेट के थे या एक सेम स्टेट के थे, बात शुरू हुई तो वो दोस्त बन गए, और जब तक वो ट्रैवलिंग चलती रही वो बात करते रहे, तो ये अनौपचारिक संगठन हुआ। अब यहाँ बात करने का कोई तरीका डिसाइड नहीं है, यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ना ये पहले से बनाया गया, तो इसको हम कहेंगे अनौपचारिक संगठन। तो ऐसा संगठन जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती बल्कि अनायास ही हो जाती है। अनायास का तो सडनली हो गई, दोस्त बन गए, समान हितों, रुचि और धर्म आदि का कारण हो जाती है, इससे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इसको हम कहते हैं अनौपचारिक संगठन। उदाहरण के लिए एक संस्था के कर्मचारी एवं अधिकारी मध्यावकाश में एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। मान लो कि ऑफिस टाइम में बॉस और जूनियर सारे बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो ये हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी स्तर पर हो सकता है, किसी भी विभाग में हो सकता है। इसके लक्षण ये भी रीड कर लेना। औपचारिक संगठन पर आधारित होता है, फॉर्मल पर होता है ये, क्योंकि जो औपचारिक हैं उसमें ही इनफॉर्मल भी होंगे। फॉर्मल कब है, जब ऑफिस का काम कर रहे हैं, और जब लंच कर रहे हैं या ऑफिस खत्म हो गया तो वो इनफॉर्मल है। पहला लक्षण हो गया। दूसरा हो गया, इसके लिखित नियम एवं प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन लिखित नहीं होता। ये तो दोस्त ही, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्रेन में बैठे बात हो गई और बात होती चलेगी, किसी भी तरह से किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं, दिल खोल के अपनी बात कर सकते हैं। स्वतंत्र संदेशवान होता है, इसमें कोई भी किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फॉर्मल में तो एक तरीका है, पहले अपना जो है अपने इमीडिएट बॉक्स को बोलेगा जूनियर, फिर वो अपने इमीडिएट ऐसे ऊपर तक बात जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता और यह व्यक्तिगत होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है, जबकि उसमें काम को ध्यान में रखा जाता है। इसके लाभ हैं प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि एक बात दूसरे तक पहुंचने के लिए किसी भी ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि समूह के सभी सदस्य संगठन व व्यक्तियों के मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते हैं। संगठन के उद्देश्यों की भी पूर्ति हो सकती है, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स हैं ये डीमेरिट्स, यह अफवाहें फैलाता है। ये पहले वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेप पाइन, अंगूरी लता। अफवाहें का मतलब होता है इसमें र्यूमर्स बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। आपने एक बात छोड़ी, झूठ बोली, और उसका बेरे सर पैर के चेंज होकर वो 10 बंदों में पहुंचती हुई, एक तो उस बात का सेंस भी बदल गया और बहुत जल्दी से फैलती है। जैसे जंगल में आग, कभी भी किसी जंगल में आग लगती है तो आप ये नहीं बता सकते इसका शुरुआत कहाँ से हुई, इसका अंत कहाँ होगा। पत्ते सारे सूखे होते हैं, बहुत तगड़ी आग लगती है, कोई भी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी नहीं बुझा पाती। ऐसे ही हम ग्रेप वाइन का एग्जांपल जो दे रहे हैं, अंगूरी लता। अंगूरी लता ना, अंगूर की बेल, जो अंगूर की बेल होती है, कभी आप उससे देखेंगे तो वो इतनी ज़्यादा होचपोच हो जाती है बढ़ने के बाद, फैलने के बाद, ये नहीं पता लगता उसकी शुरुआत कहाँ से है, उसकी अंत कहाँ से है। तो ऐसे इसमें र्यूमर्स उड़ते हैं, अफवाहें उड़ती हैं, और आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये अफवाहें कहाँ से उड़ रही हैं। सेकेंड है, यह परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन के विरोध करने का मतलब होता है इसमें वही पुरानी पद्धतियों में ध्यान दिया जाता है, इसमें चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और फिर सामूहिक हितों की पहल या सदस्यों के दबाव बना के रखता है, और समूह की उम्मीदों को सुनिश्चित भी नहीं करता।
आइए अब इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। आइए पढ़ते हैं। पहला जो डिफरेंस है, ये अधिकार तथा उत्तरदायित्व इस ढांचे ये इसमें पाए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स, जबकि वो सामाजिक संबंध के आधार पर बनाया जाता है। पहला मीनिंग हो गया ये। दूसरा हो गया प्रकृति। इसकी प्रकृति कठोर है, किसकी? फॉर्मल की। इसकी लोचदार है, इसकी कठोर है, इसकी लोचदार है, मतलब इसमें आप आसानी चेंज नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते चेंज आसानी से, इसमें कर सकते हैं। तीसरा है अधिकार। प्रबंध के पद के अनुसार अधिकार उत्पन्न होता है, इसमें अधिकार जो होते हैं उत्पन्न होते हैं, जैसा बॉस होगा वैसा बताएगा। इसमें व्यक्तिगत गुणों के आधार पर होता है। नियमों का पालन, अगर इसमें नियम का पालन नहीं करेंगे तो दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट मिलती है, इसमें कोई दंड नहीं दिया जाता। संप्रेषण का प्रवाह, इसमें संप्रेषण का प्रवाह पूरे श्रृंखला होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, नियोजित मार्ग नहीं होता। प्रयोजन, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, इसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना उद्देश्य है। निर्माण या उपद्रव, यह सोच समझकर पहले से बनाया जाता है, कोई ऑफिस है, स्कूल है, पहले से हर चीज़ डिसाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, और यह सामाजिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। संरचना, इसमें कार्यों और संबंधों की सुपरिभाषित संरचना होती है, पहले से हर चीज़ डिसाइड होती है। यह जटिल जाल से बनता है, इसलिए कोई स्पष्ट संरचना नहीं होती। प्राधिकार का प्रभाव, इसमें राइट्स ऊपर से नीचे बहते हैं। राइट्स ऊपर से नीचे बहने का मतलब हो गया आपका, जो बॉस बोलेगा वही चीज़ फॉलो होगी, तो अधिकार बॉस के पास है, वो नीचे आगे ट्रांसफ़र करता रहता है। और ये एक समतल रेखा के रूप में होता है, दिस वन, जैसे रेखा है ऐसे, इसमें कोई स्पष्ट संरचना नहीं होती। एक दूसरे पर निर्भरता, ये स्वतंत्र ढांचा है, ये औपचारिक संगठन को ही एक तरह से फॉलो करता है, उस पर ही निर्भर रहता है। इसी के साथ आपकी यूनिट ख़त्म हुई है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा रेड बटन दे रखा है, उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इसी संगठन पे मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया है, जो है डेलीगेशन अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकार अंतरण और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जरूर उसको देखिए। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपको सेकंड वीडियो भी मिलेगा।